हेलो एवरीवन। तो यार आज हम ना एक शॉट में जो बायोमोलिक्यूल का एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स पूरा निपटाने वाले हैं। सारे मॉलिक्यूल्स चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, स्टार्च हो, सब कुछ आज अपन रिवाइज कर लेंगे। एपीमर्स, एनोमर्स, एवरीथिंग एक शॉट में। ठीक है, पूरा बायोमोलिक्यूल के दो पार्ट कर लिए, एक कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट और एक इसके बाद वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो वो बच्चों को मैं जगाना चाहता हूं जो अपने गोल को छोड़ के कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, जिनको सामने इतना बढ़िया जो टाइम मिला है उसमें रैंक फोड़ने की जगह ये दिख रहा है कि यार मेरे को आप इतना सारा टाइम दे दिया सर, पता नहीं है एग्जाम कब होगा सर, ये वो जो 10 तरह की बकवास बातों में अपना टाइम डाल रहे हैं ना, उनके पैशन को, उनके गोल को एकदम पागलों की तरह फॉलो नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वो लोग जाग जाओ, क्योंकि आप अगर अभी अपना 100% नहीं दोगे, अगर आप अभी समय की वैल्यू नहीं करोगे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और जिस इंसान की समय वैल्यू करना छोड़ देता है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। यार अपने टीचर से सीखो। ई सरल में देखो, एनके गुप्ता सर हैं, 55 ईयर्स की एज है, अभी रिटायरमेंट की उम्र है, पर सब कुछ एलएन के वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक हेड थे। वो चीज को छोड़ के ई सरल में आए ताकि देश भर के हर बच्चे तक इतनी शानदार एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। 3 लाख बच्चों का एक्सपीरियंस अब अभी तक जो हो गया है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के, है ना, इतने हजारों बच्चों को उन्होंने आईआईटी में भेजा है। ये सारे एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाया जाए, कैसे और इसको इनहैंस किया जाए हमारे देश में, जो और हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये थॉट को लेके वो अपने गोल के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। सारांश गुप्ता सर गूगल की जॉब छोड़ के बैठे, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस AIR 41 आईआईटी के अंदर, IIT JEE जिसको अभी आप लोग JEE एडवांस के नाम से जानते हो। ठीक है, इतना क्वालिफिकेशन, उन्होंने भी लाइफ एकदम सेटल चल रही थी, एलएन में फिजिक्स फैकल्टी की तरह से थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 18 घंटे रोज काम कर रहा है। इतनी शानदार आपके लिए रिवीजन सीरीज उन्होंने बनाई हुई है, जिसको भी फिजिक्स का क्विक रिवीजन करना, उससे बेटर रिवीजन सीरीज आज की तारीख में पूरे इंडिया में नहीं है। आप जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देखो उसको। ठीक है, अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2, IIT JEE, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, उनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी की कमी है ना यार। जिस ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच के बारे में आप सोच रहे हो, जिस ड्रीम रैंक के आप सोच रहे हो, उनकी वो रैंक आई है। सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के इंडिया के बच्चों को पढ़ाना है भाई, ये होता है जुनून। कुछ नहीं दिखता इसके आगे, आदमी को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। आप सब में वो चीज क्यों नहीं है ना? जिसमें है वो बहुत बढ़िया, ठीक है, आप बहुत फोड़ रहे हो, और जिसको ऐसा लगता है कि यार 10% और मैं कर सकता हूं, तो वो 10% और करो। ठीक है, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूं, ई सरल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, को फाउंडर डायरेक्टर है HOD। चलो चालू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इसके एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। बिना कार्बोहाइड्रेट के आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। कार्बोहाइड्रेट आर दी वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल चीजें जिसको हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तरीके से, खाने में या फिर हम पहनने में या लकड़ी की तरीके से, हर जगह आपको कार्बोहाइड्रेट दिखेगा। ग्लूकोज, ठीक है, पार्ले जी, ग्लूकोन डी बिस्किट्स, फ्रक्टोज, आप जितने भी फ्रूट्स खाते हो उसमें जो शुगर वाला पार्ट होता है, जो मिठास आती है, वो अपने फ्रक्टोज भैया के कारण आती है। किसके कारण आती है? फ्रक्टोज के कारण आती है। ठीक है सर, इन दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। देखते हैं अभी इनके बारे में, ठीक है ना। ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है भैया। सेल्यूलोज एंड स्टार्च, C6H10O5, C6H2O5N, ठीक है, आपके कपड़े हो गए, या फिर जो एक्सेसिव फूड आपकी बॉडी में स्टोर किया जाता है, वो सेल्यूलोज एंड स्टार्च ही होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जबरदस्ती इसको रटने का नाम बना रखा है। देखो थोड़ा बहुत क्या है कि ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ना, यहाँ पे समझने का कम है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, पर जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आती है। बाकी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे इसके पहले, वो बहुत समझने के थे, बहुत प्यारे से थे, पर उनका डेली लाइफ में उतना भी यूज नहीं था जितना इस चैप्टर का है। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमको या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, तो या तो हमारी बात है, हमारे आसपास की जीवन की बात है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर वो सब्सटेंस जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा इनमें बहुत सारे OH ग्रुप भी होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। चलिए बहुत सड़ी, है ना।
कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, शुगर और नॉन शुगर। जो शुगर होते हैं वो या तो मोनोसैकेराइड्स या डायसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। सैकेराइड माने होता है शुगर, ठीक है, तो इसलिए इनको सैकेराइड्स भी बोला जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। शुगर जो होती है, आहा, बिना शुगर के जीवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मीठा मीठा, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलीन एंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में एल्डोस मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, कीटोस जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ओलिगोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड्स, रिफाइनोज और टेट्रासैकेराइड्स, ऐसे करके 10 तक, 2 से 10 को ओलिगोसैकेराइड्स बोला जाता है। मोर देन 10 को पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। ये नॉन शुगर होते हैं, मीठे नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये क्रिस्टलीन होते हैं और नॉन शुगर जो है पॉलीसैकेराइड्स वो अमॉर्फस होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल हैं। और बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स ये आपको दे देंगे अगर आप इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो, ठीक है। तो C6H12O5N मतलब ये एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इनको समझते हैं। मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर भी बोला जाता है। ये वो शुगर हैं जिनको आप यार इन पे जब आप पानी का अटैक कराओगे ना मोनोसैकेराइड्स पे, तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मोनो, क्योंकि ये एक नॉन ब्रेकेबल यूनिट है पानी से। कुछ बच्चों को लगता है कि ये कभी ब्रेक ही नहीं हो सकते। भाई कोई भी कंपाउंड ब्रेक किया जा सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। अगर ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक नहीं हो सकते तो मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सिनोबोस, ठीक है। चलिए अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम मोनोसैकेराइड्स को एल्डोज बोलते हैं, ठीक है। और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको कीटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोज। तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज और अगर कीटोन है तो कीटोज, ठीक है। चलिए ओलिगोसैकेराइड्स वो शुगर जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट को यील्ड करती है हाइड्रोलिसिस पे। मतलब ये ओलिगोसैकेराइड्स इस तरह से बने होते हैं। मान लो 4 का है, हमने पानी डाला तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। एम माने मोनोसैकेराइड्स। तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से इकट्ठा होकर बने होते हैं। जब हम इस पे पानी का अटैक कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये ब्रेक होकर 2 से 10 मतलब या तो 2 या फिर 10 इनके बीच का कुछ भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमको मोनोसैकेराइड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। कॉमन एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स ये नॉन शुगर होते हैं जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड देते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। C6H10O5N इनका जनरल फॉर्मूला है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं, इनको अपन इंडिविजुअली भी देखेंगे, ठीक है। चलिए कार्बन एटम के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज ट्रायोसिस, टेट्रासिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। मतलब अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोसिस कहलाएगा, 4 कार्बन है तो टेट्रासिस कहलाएगा। एक टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। एल्डोज और कीटोस को 3 कार्बन है तो ट्रोपोज या ट्रायोस तो एल्डोसिस कहलाएंगे एल्डोट्रायोस, कीटोन्स कहलाएंगे कीटोट्रायोस। सिमिलरली 4 कार्बन पर एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन पे पेंटोज कॉमन वर्ड हो जाएगा, तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोपेंटोज, कीटोन है तो कीटोपेंटोज, ठीक है। 5 कार्बन में अगर CHO को इंक्लूड करते हैं तो एल्डोपेंटोज। जैसे एक आपको नाम बता रहा हूं जस्ट इसमें कि कैसा दिखता है ये, तो ये इस तरीके से दिखता है। ये कौन सा ग्रुप है अपना? एल्डिहाइड, तो ये क्या कहलाया? पेंटोस, ठीक है। तो एल्डोपेंटोस क्या कहलाया? ये एल्डोपेंटोस। एल्डिहाइड है, ये कैसे पता चल रहा है? इससे। 5 कार्बन है, कैसे पता चल रहा है? पेंट से। तो 5 कार्बन वाला अपना क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, तो एल्डोपेंटोस, ठीक है। 5 कार्बन का कीटोन हो जाएगा तो कीटोपेंटोज, नाम है कॉमन राइब्यूटोज, ऐसा दिखता है, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। 6 कार्बन लोगे तो एल्डोहेक्सोल। दिस इज दी मतलब ये जो अपना एल्डोहेक्सोस होता है ना, ये सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट है, जिसका नाम आपने इतनी बार सुना है, हमको थोड़ी भी थकान ज्यादा हो जाती है तो मम्मी बोलती है कि यार ले नींबू पानी में देखो ग्लूकोज डाल के दे देती हूँ, ठीक है। ऑरेंज जूस में ग्लूकोज डाल के हम पी लेते हैं, तो ये बहुत फेमस है, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर आपकी जिंदगी में इतना अच्छे से रमा हुआ होना चाहिए ना, आपके दिमाग में, आत्मा में उतरा हुआ होना चाहिए कि बस। तो ये इस तरीके से दिखता है, चाहो तो पॉज करके इस मॉलिक्यूल को निहार सकते हो, ठीक है। चलें आगे, तो ये अपना हो गया ग्लूकोज भाई साहब, डी ग्लूकोज। आपको डीएल नॉमेनक्लेचर आता है अपने पेरेंट कार्बन से, मतलब जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो सबसे दूर है उस कार्बन के राइट में,
तो इसलिए क्या कहला रहा है, डी ग्लूकोज। लेफ्ट में होता अगर ये वाला ग्रुप तो क्या कहलाता, एल ग्लूकोज। ऐसा होता है क्या, नहीं होता सर। एल ग्लूकोज कौन कहलाएगा, इसका मिरर इमेज जो होगा वो एल ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है, तो कीटो हेक्सोज ये ऐसा कुछ दिखता है, ये डी फ्रक्टोज है। ये क्या है, डी फ्रक्टोज है। चलिए बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो डी एंड एल शुगर्स, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो जो सीरीज होती है एल्डोजेज या कीटोजेज की, जिसमें पेनल्टीमेट कार्बन एटम CH2OH ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला, लास्ट चेन में लास्ट वाला, वो अगर टूवर्ड्स राइट होता है तो डी शुगर्स कहलाता है, और टूवर्ड्स लेफ्ट होता है तो एल शुगर्स कहलाता है। डी और एल का हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसको नहीं पता हो वो अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रिवीजन लेक्चर देख सकता है, शायद सेकंड वाला होगा। ठीक है, इसका फिशर प्रोजेक्शन करेंगे तो ये अपना डी ग्लूकोज हो जाएगा, ये तो डी कंपाउंड हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं है, इसका नाम तो ग्लीसर एल्डिहाइड है। सो ये डी ग्लीसर एल्डिहाइड है, इसकी जो मिरर इमेज होती है वो कहलाती है एल ग्लीसर एल्डिहाइड। तो डी कंपाउंड की मिरर इमेज एल कंपाउंड होता है। आप रैंडम किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है। क्या रखना है, खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। एल्डो एक्सोज में बात करें तो ये डी ग्लूकोज है, इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज वो एल ग्लूकोज है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। अनसिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, जहां पे n की वैल्यू है 4, तो 16। तो इसमें से डी शुगर्स होंगे 8 और एल शुगर्स हमारे होंगे 8। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एपीमर्स क्या होते हैं भाई, वो पेयर डायस्टीरियोमर्स का जो कि सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज हो जाता है, सिर्फ एक सिंगल कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, उनको बोला जाता है एपीमर्स। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 कंपाउंड है, अब आप इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6। अब देखो 2 पे एग्जैक्टली सेम है, 3 पे एग्जैक्टली सेम है, 5 पे एग्जैक्टली सेम है, 6 पे एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं है। पर जो 4th वाला ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप है, यहां पे आप देखोगे तो एक सिंगल कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, इसलिए ये कहलाते हैं एपीमर्स। क्या कहलाते हैं, एपीमर्स। यहां पे आप ढूंढ लो तो 1 पे एकदम एक जैसा है, 2 पे एक जैसा है, 3 पे एक जैसे हैं, ये 4th पे एक जैसे हैं। तो हम अगर इसको देखेंगे तो बेसिकली जो अपना, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई इसलिए कंफ्यूजन हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो सेकंड वाले कार्बन पर हमने चेंज कर दिया है। 3rd, 4th, 5th और 6th ये एकदम सेम है दोनों कंपाउंड में, सिर्फ सेकंड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड है, इसलिए ये कौन से वाले एपीमर है, C2। जिस कार्बन पे चेंज है उसको अपन सबस्क्रिप्ट में नीचे लिख देते हैं, तो C4 और C2 एपीमेरिक कार्बन। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो कि आप ये C12H22O11 लेते हो। ठीक है, इसके आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से 2 कंपाउंड बनते हैं, एक अपना ग्लूकोज और एक अपना फ्रुक्टोज। ये कंपाउंड होता है सुक्रोज। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो जो हम सुक्रोज को अलग से देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में कवर करेंगे। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, और ये लेवो रोटेटरी होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। खास बात, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब ओरिजिनली हम सुक्रोज लेते हैं, जब वो कन्वर्ट नहीं हुआ होता, तो वहां पे एक क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा होता है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है अपना सुक्रोज। ठीक है, चलिए, तो स्टार्च को जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी हमको ग्लूकोज ही मिलता है। ठीक है, अब खास बात देखना कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें 6 कार्बन है और फॉर्मूला C6H12O6 ही है और एक ग्रुप एल्डिहाइडिक है। ये सारी चीजें साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पता लगाई होगी। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं, एक बहुत शानदार सी छोटी सी झलक आपको देता हूं। देखो इसकी, इतना मजा आएगा ना हमको इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करने में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 क्या किसी को सपने में आया क्या? बिजली कौन थी क्या किसी के? क्या किसी को ड्रीम आया क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, बरसों की मेहनत का रिजल्ट होता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि HI के साथ रिडक्शन करा लिया। HI मतलब ऑक्सीजन का दुश्मन, HI रेड फॉस्फोरस, ऑक्सीडन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दुश्मन।
ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन खा जाएगा। जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमको एन हेक्सेन मिला। इससे एक बात तो तय हो गई कि भैया यहाँ पे 6 कार्बन थे, तो हमने क्या डिड्यूस कर लिया कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो फॉर्मूला आ गया C6। ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला हमने क्या किया कि इस कंपाउंड के साथ ऑक्साइम का रिएक्शन करवा लिया। अब ये जो ऑक्साइम है ना, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ये अपने को पता है, कार्बोनिल ग्रुप में अपन ने देख लिया। और इसका सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरा अगर हमने इसको एक मॉलिक्यूल लिया है तो इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। अगर आप 2 ऑक्साइम ले लोगे तो एक ऑक्साइम वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि यार एक कार्बोनिल ग्रुप है। हमको क्या पता चला कि एक कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, ग्लूकोज ऑक्साइम यहां पे बन गया। हमने HCN के साथ रिएक्शन करवा लिया, तो हमने ये कंफर्म कर लिया एक ही साइनोहाइड्रिन बना। तो ये हमने पुष्टि कर ली, 100% श्योर कर लिया कि यार कार्बोनिल ग्रुप तो एक ही है। अगर ज्यादा होते तो HCN के साथ ज्यादा साइनोहाइड्रिन बन सकता था। चलिए बहुत बढ़िया, हमने एसिटाइलेशन करा लिया। एसिटाइलेशन किसका होगा? ऑक्सीजन जहां पे एल्कोहल की तरह से प्रेजेंट है वहां पे होगा, मतलब 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड का ये एसिटाइलेशन में कुछ नहीं बिगड़ता इस तरीके वाले में, तो मतलब यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी पता चल गया। तो 6 कार्बन है जिसमें से 1 पर कार्बोनिल है और 5 पर एल्कोहल है। हमको ये अभी तक पता चल चुका है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन गया। फिर हमने क्या किया, HNO3 के साथ रिएक्शन करवा लिया जिससे हमारा सैकरिक एसिड बन गया। तो HNO3 क्या होता है? ऑक्सीजन देता है। क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज कराएगा। किसको? प्राइमरी एल्कोहल्स को और एल्डिहाइड्स को। किसको करा देगा? प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड। तो हमको क्योंकि ऊपर भी एक एसिड मिल गया, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते इस तरीके से, तो आपको अगर ऊपर भी एक एसिड मिल गया, इसका मतलब ये ग्रुप जो था वो एल्डिहाइड था और जो नीचे वाला था वो 1 डिग्री एल्कोहल था। तो बस, तो यार हमको रिएजेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होती हैं, जो अटैक करने वाले हैं, जो रिएक्शन करने वाले हैं, उसकी हमको प्रॉपर्टीज पता होती हैं, जिससे हम डिड्यूस करते हैं कि यार सामने वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, सामने वाले मॉलिक्यूल में हर चीज अपने को कैसी दिखती है, ये डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यार इतना ब्यूटीफुल है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डी ग्लूकोज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्लूकोज का है ना रिंग स्ट्रक्चर होता है। सर अभी तो आपने ओपन स्ट्रक्चर प्रूव किया, ये जो रिएक्शन अगर हम रिंग स्ट्रक्चर पे भी कराएंगे तो भी सेम आएगी। कुछ कुछ ऐसी बातें हुई जिससे साइंटिस्ट को लगा यार ये ओपन चेन नहीं है यार, ये रिंग में भी एग्जिस्ट करता है। अब बताता हूं कि ऐसा क्यों पता चला। ग्लूकोज जो है ना वो पिंक कलर नहीं देता शिफ्ट रिएजेंट के साथ। तो अगर फ्री एल्डिहाइड होता तो आपको पता है कि फ्री एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देता है। जिसने भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिवीजन ढंग से किया है, मेरा वीडियो देखा है, उनको पता होगा। जिसने नहीं देखा, और अगर आपको नहीं पता तो पहले प्लीज कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिवीजन वीडियो जाके देख लेना, यहीं पे काम आएगा। उसके बाद काम नहीं आएगा तो इस वीडियो को पूरा करके कार्बोनिल कंपाउंड का रिवीजन वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्योंकि शिफ्ट टेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, ये एडक्ट नहीं बनाता NaHSO3 NH3 के साथ। ये क्या है? वीक रिएजेंट्स है। अगर एल्डिहाइड होता तो एडक्ट बन जाता, पर एल्डिहाइड नहीं है इसलिए वीक रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। फ्री एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म। ग्लूकोज 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि यार 2 आइसोमेरिक फॉर्म कैसे आ सकते हैं इस ओपन चेन कंपाउंड में, वो भी हमको देखना था, ठीक है। म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को देखकर साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार ये ना सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड तो नहीं हो सकता, देयर इज मोर टू इट देन वी कैन सी विद आवर आईज। जो अपनी आंखों से देख सकते हैं उससे काफी ज्यादा इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में छुपा हुआ है। तो अपने को इसके रिंग स्ट्रक्चर को डिड्यूस करना है और देखना है कि यार ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो पढ़ जाए इसके पीछे पढ़ेंगे तो आंसर आएगा। एक जो कॉमन दिक्कत आप सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, कि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सेंट्रिक होते हैं। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा बेकार चल रहा है, वैसा बेकार चल रहा है। नहीं, सोल्यूशन सेंट्रिक होने का, यार ये है ना, तो अच्छा इसमें ऐसा हो रहा होगा तो चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। चलो,
तो भाई कैसा होता है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हमारा एक हेमी एसिटल लिंकेज बन गया है, इसका जो प्रॉपर रिंग फॉर्म है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर और जो दूसरा स्ट्रक्चर रहता है ओपन चेन कंपाउंड, वो इसके एक सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में रहता है। देखो सोल्यूशन के अंदर बहुत सारा पानी तो हो गई ग्लूकोज के साथ साथ, तो जैसे ही पानी इसके पास आता है तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है, 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर, तो एक पानी बन के बाहर, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ये इंटरचेंज होते रहते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अभी हमको म्यूटा रोटेशन समझना है, 2 आइसोमर कैसे हैं वो समझना है, चलो उस पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रिंग की तरीके से, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। क्या क्या फॉर्म होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये जो है जिसमें OH नीचे की तरफ है, कौन सा वाला OH? जो हेमी एसिटल या एसिटल वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन वाला पार्ट होता है, इस कार्बन का जिसमें 2 OH अटैच्ड हैं, उस कार्बन का जो पार्ट होता है वो जो OH अगर नीचे है तो कहलाता है अल्फा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं अल्फा, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। क्यों? क्योंकि एक पाइरानोस रिंग है। कैसी रिंग है ये? पाइरानोस रिंग है। और ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज, और ये एक हेमी एसिटल है, इसमें OH ऊपर है तो ये कहलाएगा बीटा। सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। क्या है भाई? ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस है। ठीक है, और ये कार्बन की खास बात क्या है? ये वही कार्बन है जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन था, अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका लेते। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पर नीचे की तरफ OH तो अल्फा, और अगर OH ऊपर तो बीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनोमर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। एनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल कायरल सेंटर पे, बहुत सारे कायरल सेंटर में से एक कार्बन पर जो एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर भी होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? एनोमर। जो एक सिंगल कायरल सेंटर पर डिफर करते हैं, किसमें? उनके कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, तो 2 शुगर जो डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंगल कार्बन पे, जो कि कार्बोनिल कार्बन था ओपन चेन फॉर्म का, उनको एनोमर्स बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये दोनों एनोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है ओपन चेन कंपाउंड का, ठीक है, हमारे डी ग्लूकोज का, और ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहे हैं। एक में OH नीचे है, एक में OH ऊपर है, बाकी सब में कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के एनोमर्स हो गए। क्या हो गए? ये एक दूसरे के एनोमर्स हो गए। चलो भाई आगे चलो, पूरा ध्यान से जागते हुए पढ़ना, सो मत जाना कोई भी। यार ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है, पर पढ़ना तो है क्योंकि फोड़ना तो है, और जो भी करना पड़ेगा करेंगे। फालतू बहाना नहीं बनाएंगे कि सर याद नहीं होता, वो नहीं होता। सब याद होता है तुमको, सारे दोस्तों के नाम याद है, उन्होंने क्या क्या कांड किए थे किस किस साल में, सब तुम्हारे को याद है। ऐसा नहीं होता है, हमारे दिमाग में जो हम याद करना चाहते हैं याद होता है। जब प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को हम डिसॉल्व करते हैं, एकदम तुरंत जब हम उसको डिसॉल्व करने के बाद उसका रोटेशन नापते हैं तो 112 डिग्री आता है। पर आप छोड़ के चले गए पानी के अंदर, आप थोड़े टाइम बाद वापस आए, अब जब आप रोटेशन देखोगे तो 52.5 डिग्री आएगा। आपको दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये हुआ क्या? जब मैंने पिछली बार चेक किया था तो 112 डिग्री आया, अब मैं जब छोड़ के गया तो ये तो 52.5 डिग्री आ गया। तो क्या किसी ने सॉल्यूशन तो चेंज नहीं कर दिया? कोई हमारे साथ मस्ती तो नहीं कर रहा है? हाँ, तो ये आपका सोचना एकदम सही है। ठीक है, तो आप बोलो यार किसी ने सॉल्यूशन चेंज कर दिया। अब आपने इस बार क्या किया कि आपने बीटा डू ग्लूकोज लिया, उसका मेजर किया, और आपने देखा कि यार 19 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? 19 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है। अब इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन, इस बार आपने क्या किया कि आप ताला लगा के गए बाहर से कि भाई इस बार तो मैं किसी को छेड़ने नहीं दूंगा, सोल्यूशन चेंज करने नहीं दूंगा। आप थोड़ी देर बाद आते हो, ठीक है, मेजर करते हो स्पेसिफिक रोटेशन को, और पता चलता है स्पेसिफिक रोटेशन फिर 52.5 डिग्री हो गया। तो क्या कोई भूत है, प्रेत है, आत्मा है? नहीं, एक फिनोमिना हो रहा है। होता क्या है कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, हाइड्रोलाइज होके वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कंपाउंड हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर से दोबारा पायरानोस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। पर इस बार हो सकता है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वो अल्फा डी ग्लूकोज भी बन सकता है, बीटा डी ग्लूकोज भी बन सकता है। तो ये इंटर कन्वर्जन हमेशा चलता रहता है। तो हम फाइनली दोनों जगह से मिलकर एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच जाते हैं, जहां पे नेट जो अपना दोनों का क्या बोलते हैं रोटेशन है वो 52.5 डिग्री का हो जाता है। भाई एक 19 डिग्री से रोटेट कर रहा है, एक जितना भी था 112 डिग्री करीब उससे रोटेट कर रहा है,
फाइनली इक्विलिब्रियम के बाद नेट रोटेशन जो है वो 52.5 डिग्री का हो जाता है। इस फिनोमिना का एक स्पेसिफिक नाम होता है जहां पे ऑप्टिकल रोटेशन टाइम के साथ चेंज होता है, उसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटेंट होते ना, कोई एक्समेन सीरीज अगर फॉलो करता है तो, ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन, वोल्वरिन सबसे हमारा फेमस म्यूटेंट है ना, ठीक है, ह्यू जैकमैन साहब, भाई एपिक एक्टर है यार, फोड़ देते हैं मतलब। सो द चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम, इसको म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। चलें आगे। और ये कैसे होता है भाई? कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपाइरानोज एनोमर्स इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ, जैसा कि मैंने बताया। चलो, म्यूटा रोटेशन कैटलाइज होता है एसिड और बेस से भी, पर ये पानी के अंदर भी हाइड्रोलिसिस के थ्रू हो जाता है, प्योर वाटर के अंदर भी ये हो जाता है। म्यूटा रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की। तो अगर म्यूटा रोटेशन हो रहा है और हमको थोड़ा बहुत स्लाइट आइडिया है, पर थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार ये ग्लूकोज है कि नहीं है, म्यूटा रोटेशन चेक करते हमारा दिमाग और दिल बोल देगा यही है ग्लूकोज, एकदम प्रूव हो गया है, अग्नि परीक्षा हो गई है ग्लूकोज की। आजकल रामायण देख के यही हाल है, ठीक है। तो देखो, अगर हम ग्लूकोज के सारे मेजर रिएक्शंस देखें तो टोलन और फेलिंग के साथ ये अपना टेस्ट दे देगा, ठीक है, सॉल्ट बना लेगा ग्लूकोनिक एसिड के, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो अपना टोलन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज, टोलन और फेलिंग दोनों टेस्ट देता है, ठीक है। शिफ्ट में ये फेल हो ही जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड इतना भी फ्री नहीं है, पर टोलन और फेलिंग बहुत रिएक्टिव होते हैं, इतने तो रिएक्टिव होते ही हैं कि वो हेमी एसिटल को ब्रेक करा के और अपना टेस्ट दे दें, ठीक है। तो ये टेस्ट करता है, ऑक्साइम के साथ रिएक्शन हो जाएगा, HCN के साथ रिएक्शन हो जाएगा, HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन होकर HCHO और 5 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। चलें, ग्लूकोज की कहानी खत्म करें, अपन बात करेंगे अब फ्रक्टोज की। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहां पे ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। क्या है? एक कीटोन ग्रुप है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्यूरानो स्ट्रक्चर, 5 मेंबर रिंग इसका फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये इसका बीटा फॉर्म है क्योंकि कार्बोनिल वाले कार्बन पर OH ऊपर है ना। अल्फा वाला फॉर्म OH कार्बोनिल वाले कार्बन पर नीचे है, तो ये इसका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस है। क्या नाम है? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। चलो, बहुत बढ़िया। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, वो सामने वाले को रिड्यूस मार देंगे और म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। फ्रक्टोज इज नो डिफरेंट, ठीक है। ये पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देंगे। क्या देंगे? ये पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मोनोसैकेराइड्स के जनरल रिएक्शन हमने देख ही लिया, ठीक है। दोनों हो कोई भी, इनके हमने दोनों के जनरल रिएक्शंस देख लिए, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसिटाइलेशन दोनों के दोनों करा देंगे। ग्लूकोज का हम एसिटाइलेशन कराएंगे तो जो 5 OH ग्रुप है वहां पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन गया। रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिडक्शन करा दो, सारे के सारे OH गायब हो जाएंगे। आपको चाहे आप ग्लूकोज लो चाहे फ्रक्टोज लो, नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। फ्रक्टोज में भी सेम काम होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। HCN के साथ कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन दोनों आपको मिल जाएंगे। सारे रिएक्शंस कॉमन है। ऑक्साइम कराएंगे तो फ्रक्टोज भी रिएक्ट कर लेगा, ग्लूकोज भी रिएक्ट कर लेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। फ्रक्टोज का हम ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट ले लेते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्रक्टोज का आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। सर, आपने सारे कॉमन तो बता दिए, पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा लेना तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। चलिए, तो अब मोनोसैकेराइड खत्म, अब फोकस होगा डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स में भी फ्रक्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड होता है, इनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। तो चालू करते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नेगेटिव टेस्ट देता है फॉर बेनेडिक्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट, एंड ओजाजोन फॉर्म नहीं करते और म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करते। तो सुक्रोज ये सारे काम नहीं करता है। तो देखो, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में इतना डिफरेंस आ चुका है ना। इन सब में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो काफी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो डाइसैकेराइड्स हो ट्राइसैकेराइड हो, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, है ना। सुक्रोज का अगर हम देखें तो डाइमर होता है ये, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का, दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, ये एक डाइमर होता है, ठीक है। आप खास बात देखेंगे तो देखो O6 होता है फ्रक्टोज में और किसमें? ग्लूकोज में। यहां पे एक ऑक्सीजन कम है दोनों मॉलिक्यूल के ऐड होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। सो ये व्हाइट होता है, क्रिस्टलीन होता है, स्वीट सब्सटेंस होता है जो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर,
और ये गन्ने से मिलता है। तो जो हम शक्कर खाते हैं दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ दिस कंपाउंड विच इज सुक्रोज। किसका बना होता है हमारी शक्कर? सुक्रोज की बनी होती है। तो प्रणाम कर लेते हैं अपन सुक्रोज को, क्योंकि जीवन में मिठास है सुक्रोज से। ठीक है, ये रहे आपके शुगर क्यूब्स। ज्यादा पानी मुंह में नहीं आना चाहिए। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और क्या खास बात है? ये अपना अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। इन दोनों रिंग को जोड़ के एक हमारा मॉलिक्यूल बना है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोला जाता है? सुक्रोज बोला जाता है। ये नॉन रिड्यूसिंग है, यहां पे रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, पक्का? चलें आगे, चले, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं भाई। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्लस 52.7 डिग्री सेल्सियस है, माइनस नहीं है। सो दिस इज द डेक्स्ट्रो आइसोमर। ठीक है, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है हमारा। और हमको एक लेवो आइसोमर मिलता है डी फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा डी जो माइनस 92.7 लेवो रोटेटरी होता है। एंड ये खुद से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो हमारे ये दोनों कंपाउंड्स बन गए, है ना। अब खास बात आप क्या देख रहे हो कि ग्लूकोज तो प्लस में कम घुमाएगा, फ्रक्टोज माइनस में ज्यादा घुमा देगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस रिएक्शन को? इन्वर्जन बोला जाता है, क्योंकि पहले नेट नेट पॉजिटिव रोटेशन था, अब नेट नेट नेगेटिव रोटेशन हो गया है। तो साइन ऑफ रोटेशन में चेंज हो गया है, वो इन्वर्ट हो चुका है। इसलिए इसको इन्वर्ट रिएक्शन या इन्वर्ट शुगर, इन्वर्जन रिएक्शन या इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है, या इन्वर्ट केन रिएक्शन भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम है ना। सो मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी नेट, क्योंकि 50% ये बना है, 50% ये बना है, तो नेट मिक्सचर लेवोरोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo and such a change इसको हम बोलते हैं inversion of sugar। और मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। उल्टी शुगर हो गई, पहले सीधी थी अब उल्टी हो गई तो इन्वर्ट हो गई। जैसे ये एरो पहले ऊपर था, इन्वर्ट होकर नीचे हो गया तो इन्वर्जन हो गया। ठीक है, समझ में आया बात? तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में ऑल्सो भी डन। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, जो यीस्ट में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यीस्ट जो अपना एक इसको मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे, एक एनिमल टाइप इसको मान लो, बैक्टीरिया फंगस मान लो इसको। तो ये इसमें भी पाया जाता है इन्वर्टेज करके एंजाइम। तो वो एंजाइम का भी यही काम होता है। क्या काम होता है? सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ देना। तो अपना यीस्ट भी ये काम कर सकता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि इसमें स्टेबल एसिटल लिंकेज है। चलिए, बहुत बढ़िया। म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट कंपाउंड अपना आता है माल्टोज। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये देखो, अब सारी चीजें हम सेम चीज पे फोकस करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या ये रिड्यूसिंग है या नहीं है, इसको म्यूटा रोटेशन शो करेगा नहीं करेगा, वही सेम चार पांच प्रॉपर्टीज है। तो अपने दिमाग में पैटर्न बनाते जाना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं। चलो माल्टोज को देखते हैं, है ना। तो ये जो अपना माल्टोज होता है ना, ये डाइमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और हम स्टार्च से इसको बनाते हैं। स्टार्च से कैसे बनाया जाता है भाई? इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे माल्टोज। माल्टोज क्यों? क्योंकि एक एंजाइम होता है डायस्टेस, और डायस्टेस हमको कहां से मिलता है? माल्ट से। और माल्ट क्या होता है? स्प्राउटेड बार्ले सीड्स। तो माल्ट से, जहां से इसको कन्वर्ट करने का, स्टार्च से माल्टोज बनाने का, हमको माल्ट के यहां से एंजाइम मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? माल्टोज पड़ गया। ठीक है, तो डाइमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, बार्ले सीड्स में से जो मिलता है एंजाइम डायस्टेस, वहां से इसको बनाया जाता है उसके हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्च का जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो डायस्टेस की मदद से, इस एंजाइम की मदद से हम इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है ना, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है और ये रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है। सर ये रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट क्यों है? क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, सो दिस इज हेमी एसिटल। जहां पे भी हेमी एसिटल लिंकेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, टॉलन और फेलिंग टेस्ट दे देगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, माल्टोज रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज इज रिड्यूसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और माल्टोज रिड्यूसिंग क्यों होता है? हेमी एसिटल लिंकेज के कारण रिड्यूसिंग होता है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोला जाता है। अल्फा डी माल्टोज पे जो अपने हावर्थ थे, इन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पे जबरदस्त तरीके से काम किया, पीछे पड़े हुए थे एकदम बायोमोलिक्यूल्स के, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं 1 मोल ऑफ माल्टोज का, तो हमको 2 मोल ऑफ डी ग्लूकोज मिलते हैं। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है जैसा कि हमने देखा, तो टॉलिन और फेलिंग दोनों को कर देगा। दोनों ग्लूकोज यूनिट पायरानोस फॉर्म में ही प्रेजेंट है जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा। C1 और 1 ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड होता है दूसरे के C4 से, है ना। अच्छा, अब C1 C4 कैसे डिसाइड करते हैं? C1 हमेशा कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन को जाता है, ठीक है। कार्बोनिल वाला कार्बन C1 कहलाता है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप है IUPAC नोमेनक्लेचर के बेसिक्स है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लैक्टोज की। दूध तो आपने पिया ही होगा, इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिल्क में हमको मिलता है। किसमें मिलता है? दूध में। आजकल वैसे अमूल वगैरह के ऐड बहुत चल रहे हैं, दूध में हमको ये मिलता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है, ठीक है। लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड या लैक्टेस एंजाइम के कारण, देखो इन सब के नाम है ना, मोस्टली इनके एंजाइम से मिलते हैं। एंजाइम इनको कन्वर्ट करने के काम आता है, बनाने के काम आता है। तो हमको इक्विवेलेंट मिक्सचर मिलता है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का। किसका मिलता है? डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का, ठीक है। तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होता, ठीक है ना। माल्टोज रिड्यूसिंग होता है और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। म्यूटा रोटेशन भी करता है भाई, म्यूटा रोटेशन भी करता है, रिड्यूस भी होता है। रिड्यूस होता है तो टॉलिन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये लैक्टोज के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। इसका इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको एक हेमी एसिटल लिंकेज मिलेगा, जिसके कारण अपना जो भाई है वो क्या करेगा? अपना जो भाई साहब है वो रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन कर लेंगे तो ये जो रिंग है ये ओपन चेन कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओपन चेन कंपाउंड के साथ अगर इक्विलिब्रियम में रहेगी तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहेगा तो क्या होगा कि भाई आपने एक पर्टिकुलर कंपाउंड डाला, ठीक है। जैसे ही पानी में डाले हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस होने के बाद कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड में बना, तो फिर अल्फा फॉर्म भी बन सकता है, बीटा फॉर्म भी बन सकता है। तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो म्यूटा रोटेशन शो होगा। म्यूटा रोटेशन कब शो होगा? जब रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर हाइड्रोलिसिस में अपना फॉर्म चेंज करता ही नहीं है, एक फिक्स्ड फॉर्म में रहता है। तो म्यूटा रोटेशन मतलब टाइम के साथ रोटेशन चेंज होना, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है, ठीक है। सो ये गैलेक्टोज यूनिट है नॉन रिड्यूसिंग हाफ, ये ग्लूकोज यूनिट है जो कि अपना रिड्यूसिंग हाफ है, ठीक है ना। स्टार्च अमाइलम, अब हम पॉलीसैकेराइड्स पे आ गए। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n 100 से 3000 के बीच में होती है, पर ये सोर्स टू सोर्स वेरी करती है। जैसे किसी में 500 भी मिल सकता है, किसी में 1500 भी मिल सकता है, किसी में 2500 यूनिट्स भी मिल सकते हैं। जनरल जो हम जिसको स्टार्च बोलते हैं वो 100 से 3000 के बीच में वैल्यू रखता है। मेजरली अपने को कहां मिलता है? मेजरली अपने को मिलता है भाई, ये चीफ फूड रिजर्व मटेरियल होता है या फिर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड भी इसको बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर। और ये मेनली बनाया जाता है सीड्स, रूट्स, व्हीट, मेज, राइस, पोटैटोज, बार्ले, बनाना और सोरगम में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? स्टार्च बनता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हमारा जो मेनली खाना होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। देखो हम चावल, गेहूं, पोटैटो ये कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, बनाना, और सब में क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ दो फ्रैक्शन इसमें होते हैं, है ना। और क्या क्या होते हैं भाई उसका नाम? पहला तो होता है अमाइलोज। 2 सेक्शन में से एक सेक्शन का नाम होता है अमाइलोज, जो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ये बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, आपने लैब में भी किया होगा। टिंक्चर आयोडीन करके एक हमारे पास सोल्यूशन आता है, जब उसको स्टार्च में डालते हैं तो वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता है। स्टार्च का जो पेपर आता है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये जो ब्लू कलर है ये एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनता है स्टार्च के मॉलिक्यूल और आयोडीन के बीच में, जिसके कारण उस कंपाउंड का कलर क्या हो जाता है? ब्लू। तो स्टार्च के 2 फ्रैक्शन हुए, पहला फ्रैक्शन होता है अमाइलोज और जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की क्या खास बात है भाई? ये वाटर में इनसॉल्युबल है और स्टेबल है हाइड्रोलिसिस की तरफ, ठीक है। माल्टोस नहीं बनता इससे, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता और माल्टोज नहीं बनाता, है ना। डायस्टेस मतलब बेसिकली इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। जो अपना एंजाइम है ना डायस्टेस, जिससे माल्टोज बनता है, मैंने आपको क्या बनाया था
कि माल्टोस बनाने के लिए हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टार्च का। तो स्टार्च के दो फ्रैक्शन होते हैं, एक तो अमाइलोस, उससे माल्टोस बन जाता है, और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन से आप डायस्टेस के साथ रिएक्शन करवा भी लेंगे, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा भी लेंगे, तो भी माल्टोस नहीं बनेगा। ठीक है, और ये डी ग्लूकोस में भी नहीं जाता डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोलिसिस करके, है ना। चले, ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंट है। अब आप जबरदस्ती कुछ दूसरा काम करके इसको माल्टोस तक लेके जाओगे तो चला जाएगा। किसके तरफ रेजिस्टेंट है ये? डाइल्यूट एसिड से डी ग्लूकोज बनाने के लिए और डायस्टेस से माल्टोज बनाने के लिए। दूसरे तरीके से माल्टोज बनाया जा सकता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अल्फा अमाइलोज कंसिस्ट करता है एक अनब्रांच चेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 10,000 एंड ये कितना बड़ा नंबर है? 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, मेरे को इसमें बागबान में एक सीन आता है जिसमें 10 लाख रुपए उसको मिलते हैं, तो भाई ऐसा बोलते हैं वो कि फील आ जाती है। द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा अमाइलोज। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा अमाइलोज। यही बागबान कहां से याद आ गई? ये कल्ट मूवी है, तो जब हम कॉलेज में थे ना तो ऐसे देख लेते थे। कुछ कुछ कल्ट मूवी है जैसे गुंडा और ये बागबान थी, ट्रेडिशनली फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में देखते हैं। ठीक है, चला आ रहा है इतने सालों से। तो अल्फा अमाइलोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से 10 लाख के बीच में कुछ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना ऐसा कुछ दिखता है, अनब्रांच्ड चेन है। ब्रांचेस दिख रही है क्या? ब्रांच कैसा होता है? जैसे एक चेन ये है, नीचे से दूसरी चेन कनेक्ट होकर ऐसे हो गई, फिर नीचे से तीसरी चेन कनेक्ट होकर कुछ ऐसी हो गई, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। पर यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सीधा का सीधा चलता जा रहा है बिना किसी ब्रांचिंग के। ठीक है, आया समझ में? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यहाँ पे मेन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो हमारे को पहले तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के कारण अलग अलग एन डैश, जैसे मान लो 1000 का था तो पहले ये 300 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 500 में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, 700 में भी ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर आप और हाइड्रोलिसिस कराते हो, 700 को हटाओ, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोस में। फिर आप इसका और हाइड्रोलिसिस करा लो तो क्या बना देगा? ग्लूकोस। क्या बना देगा? ग्लूकोस। तो पहले थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस होता है और छोटा होता है, कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो और ब्रेकडाउन, फाइनली जाके ये एक मोनोसैकेराइड पे पहुंच गया। और मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होती है? जो हाइड्रोलिसिस पे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होते। ठीक है, जो दूसरा वाला ये अपना अमाइलोज है, ये देखो इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको एक अपने जो नॉर्मल हेक्सेन की रिंग है पायरानोज वाली उसकी तरह से देखें तो अमाइलोज ऐसा दिखता है। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है पर ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन को अगर हम देखें, तो अमाइलोपेक्टिन में आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है, एकदम सीधा सीधा नहीं है, ये रही एक ब्रांच, तो ऐसे और ब्रांच हो जाती है। तो कुछ कुछ इसमें छोटी मोटी ब्रांचिंग चलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पे है। क्या है? एक 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ग्लाइकोजन, नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड जो हमको देखना है। ग्लाइकोजन फाइंड किया जाता है नियरली जितने भी एनिमल सेल्स हैं सब में, लिवर में मेनली, तो हमारे भी लिवर में बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है, आपने सुना होगा डेफिनेटली, है ना। इस तरह से ऐसा कुछ दिखता है ये अपना ग्लाइकोजन भाई। ठीक है, ये रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है एनिमल्स का, तो इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। देखो, प्लांट अपना रिजर्व फूड स्टार्च बना के स्टोर करते हैं, अपन अपना रिजर्व फूड ग्लाइकोजन बना के फूड, मतलब रिजर्व कार्बोहाइड्रेट हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व करते हैं, है ना। तो प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बचाने के लिए स्टार्च बनाया, एनिमल्स ग्लाइकोजन को उस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है ना, चलिए, बहुत बढ़िया। ग्लाइकोजन व्हाइट पाउडर होता है, पानी में सोल्यूबल होता है, और एक बार सोल्यूबल होने के बाद अगर हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक पर्पलिश रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है? एक पर्पल रेड कलर देता है। ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस पे जब हम इसका डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको डी ग्लूकोस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डी ग्लूकोस मिल जाता है। चलिए, ऑसम है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है कि सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग और ज्यादा होती है। अमाइलोपेक्टिन में अगर मान लो X है तो क्रॉस लिंकिंग अगर X है तो फिर हमारा जो ग्लाइकोजन है उसमें क्रॉस लिंकिंग X से ज्यादा होगी। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल देखते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज वगैरह जनरली कहां पे होता है? ये कपड़े में, वुड में, और भी काफी जगह पे ये अपना सेल्यूलोज पाया जाता है।
सेल्यूलोज एक कलरलेस सॉलिड होता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी इनसॉल्युबल है। अगर आपको इसको कराना ही है कि भाई मैं तो सॉल्युबल बना के मानूंगा, तो आपको अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिसको हम श्वीजर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना पड़ेगा। सेल्यूलोज एक रेगुलर पॉलीमर होता है डी ग्लूकोपाइरानोज का, ठीक है, जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। क्या होते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल्यूलोज और स्टार्च अपने स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं। स्टार्च के भी जो पहला कंपोनेंट है अमाइलोज, वो स्ट्रेट चेन अपना पॉलीमर होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। बस ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत लंबे चौड़े मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेच होता जाएगा। एन की वैल्यू काफी हजारों की संख्या तक भी पहुंच जाती है सेल्यूलोज के अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम टेस्ट की बात करें कि भाई कोई हमको कंपाउंड दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे कार्बोहाइड्रेट, दो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं कि जब हम इसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो ये भाई मेल्ट हो जाता है, फिर ब्राउन टर्न हो जाता है और फाइनली काला हो जाता है। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे पहले तो मेल्ट होगा, ठीक है, फिर ब्राउन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? काला। तो हमारे को एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी बर्निंग शुगर की। कभी आप शक्कर को डायरेक्टली जब उसको पकाते हैं ना हम शक्कर को, यार एक बार बताओ किस किसने अपने घर पे मिठाई बनती हुई देखी है? तो सबसे पहले जब मिठाई बनाते हैं तो शक्कर की चाशनी बनाई जाती है, उसको गर्म किया जाता है, वो शानदार सी स्मेल आती है, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो पहले तो शक्कर वाइट होती है, तो जो चाशनी होती है वो भी वाइट होती है। धीरे धीरे जब उसको पकाना शुरू करते हैं तो वो ब्राउन हो जाती है। अब आप जला ही दोगे उसको तो वो काली हो जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब आप इसको लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड, छोटा अमाउंट लोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, तो एक काला काला कार्बन की परत जम जाती है। कभी आप मोमबत्ती जलाते हो या फिर कपूर जलाते हैं जब हम, तो उसके ऊपर हम वो रख देते हैं, एक चाइना डिश, पेट्री डिश या कुछ कागज तो मत रखना, जल जाएगा। कुछ आप मेटल की डिश रख देते हो तो वहां पे काला काला रेसिड्यू जमा हो जाता है जो कार्बन होता है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट के केस में भी ये ही होता है। तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं। क्या हैं? दो इसके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल का पार्ट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन चलते हैं, थोड़ा बहुत अमीनो एसिड वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना, और फिर इसका रिवीजन अपन खत्म करेंगे। तो यार जिसको भी ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है वो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बेल आइकन नहीं दबा रखा सब्सक्राइब करने के बाद भी, वो भी दबा देना ताकि हमारा रिवीजन मिस ना हो। और दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर इन जनरल बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो इनके एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है। आपको एक एक बार तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ही लेनी चाहिए है, ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं अगले पार्ट के साथ, जल्दी ही मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ाई करो, प्रचंड करो।